हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, आपको पता ही है हम लोग एक क्वालिटी की सीरीज लेके आए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस किए थे और आज जो होगा इसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आने वाले एग्जाम जो है अभी यूपीएससी चल रहा है, एसएससी जीडी चल रहा है और बाकी आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ भी पॉलिटी आता है, ये सब सेक्शन कुछ ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। बस उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बाकी जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको और हो सकता है ये भी क्वेश्चन मिल सकता है। ऐसा नहीं कि ये नहीं मिलेगा, पर आप तैयारी अगर इसकी अच्छी कर लिए हैं, आपको ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप तैयारी बढ़िया की है इन सब चीज़ों की और आपका पॉलिटी जो है अच्छा स्ट्रांग है एकदम। चलिए शुरू करते हैं। देख ही सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद क्योंकि थोड़ा सी समझाना भी रहता है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि कम क्वेश्चन करें पर समझ के करें, अच्छे से करें, जिसमें कॉन्फिडेंस आपको आ जाए अच्छे से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के मामले को किसके पास भेजा जाएगा। अगर राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव हो रहा है, उसमें कोई विवाद आ जाए तो वो मामला कौन देखता है। निर्वाचन आयोग देखता है, उच्चतम न्यायालय देखता है, संसद देखता है या फिर मंत्रिमंडल देखता है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कहाँ से, अब ये देखना है। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा। तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति से, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं अंडरलाइन कर लूँ इन सब चीज़ों को। जो विवाद होता है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसको कौन देखता है, उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है ये देखना। ना निर्वाचन आयोग देखेगा, इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगा, ना ही आपका संसद और ना ही मंत्रिमंडल से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। पर आपको ध्यान देना है क्योंकि हो सकता है लड़के कन्फ्यूज किस में हो जाए, दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं लड़के, निर्वाचन आयोग में और उच्चतम न्यायालय पर। सही आंसर आपका क्या है 71। आर्टिकल जो 71 है उसी में बताया गया है आपका कि राष्ट्रपति से निर्वाचित जो होगा, कोई भी विवाद आ गया राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तो सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही देखेगा और आर्टिकल 71 के तहत। और फ्रेंड्स एक बात और बताई गई है, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया, राष्ट्रपति चुन लिया गया और जैसे उसने कोई काम कर दिया, कोई डिसीजन ले लिया, फिर कोई काम करवा दिया, तो उसको अवैध नहीं घोषित किया जाए। अगर उसका चुनाव अवैध तरीके से हुआ है, नहीं सही है, फेयर नहीं उसमें हुआ है, तो जो उसका काम दो किया गया है वो फेयर माना जाएगा। उसको नहीं कह दिया है कि नहीं राष्ट्रपति होने के बाद वो काम कोई भी करेगा उसका फेयर माना जाएगा, भले उसका जो चुनाव हुआ अवैध तरीके से हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका काम जो होता है अवैध नहीं होता है और इसका विवाद का निपटारा कौन करता है, ये करता है आपका उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 71 के तहत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या था फ्रेंड कि अगर महाभियोग चलाया जा रहा है राष्ट्रपति फिर इसको 2/3 बहुमत से राज्यसभा और लोकसभा, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्योंकि अब इसे उपराष्ट्रपति अगर आएगा तो उसमें सिर्फ होता है कि वो राज्यसभा में ही उसके विरोध महाभियोग लिया जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो सिर्फ राज्यसभा में ही उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जबकि अगर राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट की, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो सकता है, दोनों से पास करना जरूरी होता है और एक किसी भी सदन से लाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों ही इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम, राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंट रूल जो लगता है 356 के अंतर्गत, वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, कितने समय तक लगाया जा सकता है, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या फिर ऑप्शन सी है आपका 6 माह तक। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसको। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट नो। और अगर ये सब क्वेश्चन को पता है तो आपका आई मस्ट से कि आपका बेसिक जो है एकदम क्लियर है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो होते हैं कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको एक तो रट सकते हैं इन सब चीज़ों की ऐसा ऐसा होता है, पर दीज आर कॉन्सेप्ट, यू हैव टू नो दिस थिंग्स। चलिए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। तो जो आपका ये है, राष्ट्रपति जो होता है ये संसद के दोनों सदनों का प्रथम सत्र के प्रारंभ में तो करता ही है, ये क्या होता है प्रतिवर्ष भी करता है। और लोकसभा जो चुनाव होता है, आम चुनाव जो हो गया, जैसे अभी गवर्नमेंट कोई बननी है तो उस समय करता है, और प्रत्येक जो वर्ष स्टार्ट होता है तब ये करता है, यानी कि ऑप्शन बी और ए और बी दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और जो प्रेसिडेंट, ये वाला देखिए, राष्ट्रपति शासन जो होता है ये आर्टिकल कौन सा है इसका, 356
5 और 6 आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल। आपको पता है 3 तरह की इमरजेंसी लगती है देश में, मतलब लगती है, लगा नहीं है, एक तो लगा ही नहीं है कभी, पर जो प्रोविज़न है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो 3 तरह का है। जैसे आपका कौन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 352, 356 और 360 ये डील करते हैं 3 तरह की इमरजेंसी से। जैसे आपका ये होता है 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपात जो होता है, वित्त से रिलेटेड ये जो होता है आपका, ये थोड़ा सा हो सकता है मात्रा गलत हो गया मुझे लग रहा है, वित्तीय आपात, तो ये 360 में दिया गया है। 356 ये हो गया आपका प्रेसिडेंट रूल होता है ये। तो ये पूछा गया कब मैक्सिमम, थोड़ा इसका आंसर पहले कर दूं मैं आपको, अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष तक, मैक्सिमम 3 साल तक ही जा सकता है। जबकि आपका ये 360 और 352 यानी कि ये नेशनल इमरजेंसी होता है। नेशनल इमरजेंसी में एक कंडीशन ये है कि इसमें पहले था आंतरिक अशांति, इसको वर्ड जो है ये वर्ड हटा दिया गया, इसके जब क्या लगाया गया, सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रेवेलियन, जैसे लोग जो है देश के ही लोग शस्त्र लेके खड़े हो जाए, मतलब हथियार के साथ सरकार का विरोध करने लगे, तब इसे जोड़ा गया, क्योंकि इसका थोड़ा मिसयूज हो गया था एक बार 75 के टाइम पे, इसके वजह से इसे हटा दिया गया कि नहीं ऐसा वर्ड जो है आंतरिक अशांति तो कुछ भी हो सकता है, इसको और थोड़ा टफ बनाया गया कि नहीं सशस्त्र विद्रोह होगा, आर्म्ड रिवेलियन होगा, तभी ये आपका लगाया जाता है। बाकी वह आक्रमण कर, जैसे कोई देश आक्रमण कर दे आप पे तब लग सकता है। तो ये हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी होता है। राष्ट्रीय आपात ये कितने भी समय तक लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं। जैसे यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो होता है ये राष्ट्रपति 356 वाला, ये मैक्सिमम 3 साल तक ही हो सकता है। बाकी इनकेस 352 और 360 ये कभी भी लगाया जा सकता है, कितने समय भी लगाया जा सकता है। और एकदम इसमें क्या बताया गया है आपका 352 में कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे, पहले क्या हुआ था एक बार, इसका मिसयूज जो बताया था मैंने अभी जस्ट कि मिसयूज हो गया था एक बार, इसका पर्सनल बेनिफिट के लिए इसको लगा दिया गया था। जैसे उनका सरकार गिरने वाली थी, पर उसने ऐसा लगा के और सब मामला ही दबा दिया, सबको जेल में डलवा दिया जितने भी नेता थे। तो इसीलिए इसको कर दिया गया है, इसको मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे। पहले क्या था कि नहीं ऐसे बस बोल दिया गया काम हो गया, पर इसको थोड़ा और स्टिक बनाने के लिए, क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी बहुत बड़ी बात होती है, तो इसको और स्टिक करने के लिए क्या कर दिया गया, इसमें लिख दिया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे ही कर सकता है ये राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भी एक बार पुनर्विचार के लिए, मतलब एक बार और दिखा सकता है कि नहीं देख लीजिए क्या पता हो सकता है मामला ना हो, इस लेवल का ना हो कि नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़े। तो एक बार राष्ट्रपति भी इसको देख सकता है कि नहीं, एक बार और देख सकते हैं आप लोग। लेकिन अब दोबारा अगर मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिपरिषद जो भी है भेजे कि नहीं लगाना जरूरी होगा, तब राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है। तो ये कितने भी समय तक लगाया जा सकता है आपका 350, ये भी है आपका कितने भी समय तक, लेकिन इसमें क्या है कंडीशन आपका 3 साल तक ही लगाया जा सकता है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले कहाँ लगा था, तो सबसे पहले इसे ऑफिशियली जो देखा जाए तो पंजाब में लगा था, और एक जगह मिलता है आपको केरल में भी 1949 में लगाया गया था। तो ये आपका जैसे अगर एग्जाम में आपको केरल और पंजाब दोनों दिया है, ऐसा तो होगा नहीं जहाँ दोनों दे दिए, लेकिन अगर ऐसा बन जाता है तो पंजाब लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो ऑफिशियली देखा जाता है बुक्स में आपको जो मिलता है वो पंजाब के पेप्सू में लगाया गया था पहली बार। और मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं जहाँ पर केरल रहेगा तो पंजाब नहीं रहेगा, फिर पंजाब रहेगा तो केरल नहीं। तो अब तो आसानी है कि केरल और पंजाब में ही आपको लगाने होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स एक क्वेश्चन काफ़ी मतलब डिस्क्रिप्टिव था, बताने लायक था, तो मैंने बता दिया। और ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में के फॉर्म में मिलते हैं एग्जाम में देखने को। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा, लोकसभा की सलाह से राज्यसभा, या फिर राष्ट्रपति की सलाह से राज्यसभा। और अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है देखते हैं। योजना आयोग का होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है अध्यक्ष, या फिर कैबिनेट सचिवालय का, या फिर इनमें से सभी। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो राष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, उपराष्ट्रपति जो होता है इसको कौन निकाल सकता है? तो मंत्रिपरिषद क्या ऐसा होता है कि मंत्रिपरिषद, एक मिनट क्या आ गया थोड़ा ये, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा सही वाला। तो राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा, लोकसभा की सलाह से राज्यसभा, या फिर राष्ट्रपति की सलाह से राज्यसभा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है लोकसभा की सलाह से
ये लोकसभा की सलाह, जैसे ये उपराष्ट्रपति को हटाना कोई वैसा नहीं है, महाभियोग जैसा लगाया जाता है, इसको प्रक्रिया पूरा होती है जो महाभियोग जैसी होती है। ये थोड़ा पेन मेरा पतला हो जा रहा है, कोई बात नहीं इससे। तो लोकसभा की सलाह से, क्योंकि इसमें दोनों से पारित होना चाहिए। तो पहले ये कहाँ पे आता है प्रस्ताव, ये आता है आपका राज्यसभा में, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो राज्यसभा से आएगा, फिर उसके बाद ये लोकसभा भी इसको पारित करना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से। चलिए देखते हैं, तो इस वाले का आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री जो होता है, अध्यक्ष होता है किसका किसका, आपका योजना आयोग जो होता है उसका भी हेड होता है, वही अध्यक्ष कह सकते हैं। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है इसका भी, और कैबिनेट सचिवालय का भी हेड प्रधानमंत्री ही होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। अब योजना आयोग को हटा के क्या कर दिया, नीति आयोग। ये नीति आयोग फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे इसका NITI होता है, NIT और I, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म इसका होता है, कई बार एग्जाम में यही पूछा गया, फुल फॉर्म ही इसका। तो फुल फॉर्म आपको याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस समय उसे परिलाभ प्राप्त होता है। जैसे अगर राष्ट्रपति के जैसे राष्ट्रपति मान लीजिए कहीं चला गया हो या फिर कोई उसको इमरजेंसी आ गई, नहीं अपना कर्तव्य का पालन कर पा रहा है, तो अगर उस समय उपराष्ट्रपति उसके पद को देख रहा है, सब उसका काम संभाल रहा है, तो उसको किस तरह का लाभ मिलेगा, राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं, दोनों। और अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, या फिर मुख्य न्यायाधीश। अगेन क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बस आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए, सब क्वेश्चन नहीं होते, सब कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे बुक तो ये सब क्वेश्चन उसी में से आप देखने को मिलते हैं। और अगर स्टेटमेंट फॉर्म में दे देगा तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, अगर आपने सिर्फ रटा है इसको चीज़ को और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा है तब। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं क्या आंसर इसका है। तो कह रहा है जब उपराष्ट्रपति है ये प्रेसिडेंट के एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा है तो उसको किस तरह का लाभ प्राप्त होता है, ये राष्ट्रपति के रूप में ही लाभ प्राप्त होता है। मतलब जो राष्ट्रपति को सुख सुविधाएं, पैसा, जितना सैलरी मिलती है, वो सारी जितने भी पर्क्स एंड परक्विजिट होते हैं और जिनकी सैलरी जितनी मिलती है, ये सब किसको मिलती है, उपराष्ट्रपति को भी मिलती है, अगर वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो। और दोनों सदनों के संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसका अध्यक्षता का कौन करता है, आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अध्यक्षता वही करता है, जबकि बुलाता कौन है, आपका राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन स्थितियों में वह इससे अधिक पद पर बना रह सकता है। यानी कि कहना ये चाहता है इन शॉर्ट इफाई से कि अगर राष्ट्रपति है उनका फिक्स कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन इसके बाद भी वो अपने पद पे बना रह सकता है। कब, वो बताना है कंडीशन कौन कौन सा हो सकता है जिसमें वो अपने 5 साल के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है। चलिए देखते हैं। लोकसभा चुनाव भविष्य में होने वाले हैं, कुछ राज्य की विधानसभाएं निलंबित हो, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव न हो पाया हो, या फिर डी किसी परिस्थिति में नहीं। मतलब ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं, ये कहना चाहता है। यह छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट जैसा है, काफ़ी थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिख दिया ऑप्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अगर राष्ट्रपति का उत्तराधिकार जो उसके बाद आने वाला सक्सेसर उसका है, जो अगर उसका चुनाव नहीं हुआ है तो क्या करेगा, राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका अगला कोई कैंडिडेट ना उस पर आ जाए उसके पोस्ट के लिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है, किसे चुनता है प्रधानमंत्री, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, क्या इसको चुनता है, जिसे वह चाहे। सी ऑप्शन है आपका, उस व्यक्ति को जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल कर सके, या फिर डी उस पार्टी के नेता को जिसको दोनों सदनों में बहुमत मिला हो, बहुमत हो उसके पास। अब देखिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, इस तरह से बनता है, स्टेटमेंट दे देगा आपको, तो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है यहाँ पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से इसका आंसर करेंगे। और कुछ तो होता है एलिमिनेशन रूल लगा के, ऐसा कुछ ऐसा ऑप्शन कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो समझ जाएंगे ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो उसको पहले ही काट देंगे। जैसे अब इसमें ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी में दिया है जिसे चाहे उसे, तो क्या ऐसा राष्ट्रपति होगा जो जिसका मन करे उसी को प्रधानमंत्री बना देगा। जैसे गांव में चुनाव होता है प्रधान के, तो जिसको चाहे उसको कोई बना सकता है, नहीं, जो बहुमत प्राप्त किया जाता है सिर्फ उसी को। तो इसमें दे रहा है केवल एक, तो क्या केवल एक लोकसभा में बहुमत,
और देखिए जिसे चाहे उसे। तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि जो दूसरा वाला है तो कहीं दिया ही नहीं है इसमें, ये वाला तो एलिमिनेशन रूल इसमें काम ही नहीं करेगा आपका क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन बिल्कुल एकदम निहायत ही गलत दिख रहा है, जो नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इसको कर सकता है कि ये गलत है बिल्कुल। अब देखते हैं बाकी, पहला तो सही एकदम आपका। तो देखिए पहले सही होने की वजह से 1 2 3 मतलब ए बी और डी 3 ऑप्शन इसमें सही दिख रहे हैं आपको। तो देखना है कौन कौन सा है कि क्या सी और डी भी सही आंसर है इसका। उस व्यक्ति को जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल कर सके, तो ये भी सही है। तो मतलब ए और सी ये भी हो जाएगा, मतलब पहला नंबर ये वाला हो जाएगा और ये सी, मतलब यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी भी सही है। अब देखते हैं डी की बारी। उस पार्टी के नेता को जिसको दोनों सदनों में बहुमत, हाँ तो ये सब तीनों मतलब बहुमत कुल मिलाकर उसको चाहिए। अगर प्रधानमंत्री है तो बहुमत मिला होगा अगर लोकसभा में राज्यसभा में, तभी वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, उसी को माना जाएगा और राष्ट्रपति उसी को ही उस पोस्ट पे करेगा, शपथ दिलवाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 3 और 4, यानी कि 2 जो है आपका बिल्कुल ही गलत हो, तो बिल्कुल ही बच्चा भी जान जाएगा कि ये गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ की जा सकती है। अभी मैंने क्वेश्चन अभी राष्ट्रपति के बारे में बता रहा तभी बताया था मैंने ये वाला, चलिए फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। लोकसभा में इस उद्देश्य से दोनों सदनों की बुलाई गई संयुक्त बैठक में, संसद किसी सदन में या फिर सर्वोच्च न्यायालय से। अगर राष्ट्रपति में महाभियोग लगाना है तो ये प्रस्ताव कहाँ आएगा? मैंने जैसा बताया ही था आपको, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो स्टार्टिंग में देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। ऐसे आपको चीज़ें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेंगी जो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। जबकि अगर बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए सिर्फ वो राज्यसभा के में ही उसका मतलब वहीं से स्टार्ट किया जा सकता है इसके महाभियोग की प्रक्रिया को। महाभियोग की इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। यदि मंत्रिपरिषद बहुमत का समर्थन खो देती है, या जो मंत्रिपरिषद उसको जो बहुमत मिल रहा होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसके पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। मंत्रिपरिषद को बने रहने के लिए किस सदन में बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदन में, ऑप्शन सी राज्यसभा में, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा में। देख सकते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। हालांकि इतना टफ नहीं पूछता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है घुमा के क्वेश्चन, पर यही कुछ क्वेश्चन होते हैं अगर आप ये सही कर रहे हैं तो समझ लीजिए इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग चित हो जाते हैं और जो पढ़ा रहता है अच्छे से तैयारी की रहती है तो ये सब क्वेश्चन आसानी से कर लेता है वो। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा में अगर उसे बहुमत प्राप्त है तो उसका काम बन जाएगा। बाकी उससे मतलब नहीं कि राज्यसभा में क्या है, लोकसभा में प्राप्त होना चाहिए उसे बहुमत। संविधान, अब देखते संविधान के बारे में क्या कह रहा है। संविधान राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर खामोश है। क्या ये बात संविधान में बताया गया है? राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति पुनः निर्वाचन की अनुमति देता है। क्या ऐसा संविधान में कहा गया है? सी ऑप्शन है आपका, एक व्यक्ति को 2 अवधि से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति पद पर प्रतिबंध लगाता है। क्या ऐसा राष्ट्रपति मतलब ऐसा संविधान में बताया गया कि नहीं, एक आदमी जो है 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकता राष्ट्रपति? क्या ऐसा बताया गया संविधान में? या फिर ऑप्शन डी है, संशोधन द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर सिर्फ एक बार संभालने की अनुमति दी गई है। या मतलब ऐसा कहना चाहता है कि संशोधन द्वारा, मतलब पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन संशोधित करके ऐसा कर दिया कि सिर्फ आदमी जो है, आदमी मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है कि सिर्फ एक ही बार ही राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है, इससे अधिक नहीं। तो बताना है कि कौन सा बात संविधान में कहा गया है। अगेन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, फैक्ट जो पढ़ते होंगे उनको ना मिले इस तरह के क्वेश्चन देखने को। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर जो है अपना खामोश है। उसमें ये नहीं बताया गया कि 1 बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए या फिर 3 बार, लेकिन एक तरह से परंपरा बन गई है कि 2 बार ही लोग बने रहते हैं। उसके बाद अपने आप ही अगर उसके बाद चुनाव जीत जा रहे हैं, चुनाव तो लड़ते ही नहीं, उसके बाद अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो भी मतलब 2 बार ही किए हैं, उसके आज तक तो कभी 2 से ज़्यादा कभी बना ही नहीं होगे, इसलिए सिर्फ 2 ही बार इसको परंपरा बना दिया कि 2 बार ही लोग रहेंगे। यानी कि ऑप्शन ए जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पे वो खामोश संविधान। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? ऑप्शन है, जैसे संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और
फ्रेंड्स का आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसका आर्टिकल जो होता है 108, 108 जो होता है आर्टिकल, ये संविधान के संयुक्त बैठक की बात बताता है। संविधान संशोधन विधेयक पर, वित्त विधेयक पर, साधारण विधेयक पर, या फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हालांकि ये भी आसान ही क्वेश्चन है, अगर पढ़े होंगे तो ये भी बहुत आसान लग रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो आर्टिकल 102 में जो बताया गया है ये संयुक्त बैठक की बात, तो इसमें बताया गया है आपका वित्त विधेयक पे कभी नहीं बुलाया सकता है। अगर वित्त विधेयक में थोड़ा सा हो सकता है एक बार, अगर, पर इसमें वित्त विधेयक में भी धन विधेयक के कुछ लक्षण दिखते हैं, तो जहाँ धन विधेयक और संविधान संशोधन होता है वहाँ पे संयुक्त बैठक की बात नहीं कही गई, यानी कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत हो गया आपका। और वित्त विधेयक में भी जैसे विधेयक, जैसे अगर मैं बात करूँ वित्त विधेयक की, तो अगर ये वित्त विधेयक है बड़ा सा गोला, तो इसमें छोटा सा आता है धन विधेयक। ये आपका है मनी बिल बोल सकते हैं, यानी कि इसको धन विधेयक बोलेंगे अगर, धन विधेयक, और ये हो गया आपका वित्त विधेयक। तो बड़े में से मतलब हर धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक होता है, पर सब जो वित्त विधेयक होता है वो धन विधेयक नहीं होता है। थोड़ा मैं इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा पेन अपना इसको तो साफ कर दूँ बहुत ज़्यादा। चलिए देखिए बता रहा हूँ मैं फिर से आपको। ये है आपका बाहर वाला, आपने पढ़ा होगा सिलॉग अगर। चलिए मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ और अच्छे से, ताकि, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं पहले इसको मिटा दूँ पहले एक बार, और इसको थोड़ा सा समझाऊँ अच्छे से, और मैं आपको एक नए पेज पे ले जाता हूँ जिसमें मुझे पूरा स्पेस मिल सके। अब मैं कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि पहले तो कलर ही इसमें, चलिए देखते हैं। ये अगर ये है आपका बड़ा सा वित्त विधेयक, बड़ा सा, ठीक है, तो इसके अंदर आता है आपका जो है धन विधेयक। ये हो गया वित्त, और ये है आपका धन। तो कहा जाता है कि सभी धन विधेयक जो होते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि सारे वित्त विधेयक धन विधेयक हों। तो जिस वित्त विधेयक में अगर धन विधेयक के लक्षण दिखते हैं, तो वो आपका उस पर संविधान का जो उसमें बताया गया है, उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं बताया गया। और वित्त विधेयक को आर्टिकल 117 यानी कि 117 में बताया गया है, जबकि अगर बात करें हम धन विधेयक की, तो ये इसका आर्टिकल कौन सा है? ART मतलब आर्टिकल, ये है आपका 109 में इसको डिफाइन किया गया है इसका प्रोसीजर, और 110 इसका मेन आर्टिकल है। आपको ध्यान देना है कि जो वित्त विधेयक होता है, ये सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, पर सारे वित्त विधेयक जो होते हैं आपका धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि आपने सिलॉग पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आप समझ सकते हैं कि ये जो अंदर वाला होता है इसका पूरा पार्ट जो होता है बड़े वाले के अंदर आता है, पर बड़े वाले का ऐसा नहीं कह सकते कि सारे वित्त विधेयक धन विधेयक के अंदर आए, क्योंकि ये सिलॉग का ही नियम है, और सिलॉग से ही इसको डिज़ाइन किया गया इस तरह से, ताकि समझाया जा सके आपको। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो धन विधेयक पे आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, और इसी के साथ साथ जो बहुत पूछा गया एग्जाम में, धन विधेयक और संविधान संशोधन में उसमें संयुक्त बैठक की बात नहीं बताई गई है। बाकी जो होते हैं आपका साधारण विधेयक, इससे ये सब होता है। तो आपका ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि साधारण विधेयक जो होता है इस पर आपका संयुक्त बैठक की बात बताई गई है संविधान में, और इन दोनों पे नहीं बताई गई है। और इसका जो है आपका जो एक वर्ष में जो अधिकतम नहीं बल्कि कम से कम जो होती है, मतलब मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, तो ये 2 बार बैठक होती है, और हर बैठक में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अभी 1 बार हो गया तो उसके 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 2 बार होता है 1 साल में। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन हम।
यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, मतलब कौन कहेगा कि ये धन विधेयक है, कौन कहेगा कि ये वित्त विधेयक है। क्योंकि वित्त विधेयक और धन विधेयक बताया फिर डिफरेंस कि सारे धन विधेयक जो होते हैं वित्त विधेयक होते हैं, पर सारे जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं होते हैं। तो इसका डिसीजन कौन लेता है कि ये धन विधेयक और ये वित्त विधेयक। ऑप्शन आपका है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्रिपरिषद। और अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 अधिवेशन का समयांतर से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मतलब पिछले स्लाइड पे ही बताया था मैंने ये वाली बात, 9 महीने, 1 महीने, 6 महीने या फिर 3 महीने। तो इसका सही आंसर यही डी है कि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है फ्रेंड, ये जो होता है इसी के पास पावर होता है कि ये बताए कि ये धन विधेयक है या फिर कोई ऑर्डिनरी बिल है। तो सिर्फ ये लोकसभा के पास ही पावर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का जो कार्यकाल है इसके बारे में बताना है। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्या कह रहा है, किसी भी परिस्थिति में, मतलब कि बहुत ही हार्ड और हार्श वर्ड यूज किया, किसी भी परिस्थिति में इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा कह रहा है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्या ये वाला सही है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। बताना है कि कौन सा सही है इसमें। पहले तो साफ मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाया जा सकता है। बाकी 3 में बताया गया है कि एक बार में 1 वर्ष, या फिर एक बार में 2 वर्ष, या फिर एक बार में 6 माह के लिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आंसर कर दिया होगा आपने इसका। तो फ्रेंड्स का सही आंसर जो है ये है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 वर्ष में, एक बार में, मतलब एक बार बोल दिया गया कि बढ़ाना है तो 1 वर्ष तक ये कंटिन्यू रहता है। बाकी इसके बाद भी 1 वर्ष बाद फिर कर सकते हैं इसको, मतलब अनुमोदन क्या, अप्रूवल लेना चाहिए, लेना पड़ता है वहाँ से, संसद से, तो फिर एक बार और बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें ध्यान देने की क्या बात है आपको कि एक बार में सिर्फ 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, बाकी सब ये सब नहीं सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य न रहकर कितने समय तक कोई व्यक्ति संविधान के तहत मंत्री रह सकता है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, या फिर ऑप्शन डी 1 साल। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो फ्रेंड देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य नहीं है तो मंत्री पद पे कम से कम 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। अगर उसके बाद भी नहीं लेता है तो उसको सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, या फिर उसके पहले क्या है कि किसी भी संसद का, किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा उसे। और सबसे बड़ी जो आपकी समिति है संसद की, ये है आपका प्राक्कलन समिति, यानी कि ऑप्शन बी। इसमें 30 सदस्य होते हैं फ्रेंड। ये 30 कहाँ से होते हैं? 30 आपके होते हैं लोकसभा के। तो सबसे बड़ी सदस्य समिति यही है, लोकसभा के होते हैं ये सब। आपको याद रखना है कि सबसे बड़े यही होता है, और इसमें 30 जो सदस्य होते हैं, 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा के। और बात करें हम लोग, ये लोकसभा समिति कोई नहीं होती है, एक ऐसे होती है आपका लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। और 22 में क्या होते हैं? 15 और 7 का रेशियो रहता है, यानी 15 + 7। तो 15 आपके जो होते हैं ये लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के, और ये जो होते हैं आपके 7 राज्यसभा के। ये सब फ्रेंड्स, ये जो कमेटी जो है आपको लोक लेखा समिति या फिर प्राक्कलन समिति क्या करती है? धन का ही देखती है कि धन का किस तरह से यूज कर रही है सरकार, या फिर कहाँ ज़रूरत है ज़्यादा, कहाँ मिसयूज हुआ है पैसों का। तो यही सब ये जो कमेटी बनती है ये देखा जाते हैं। लोक लेखा समिति जो होती है इसका जो हेड होता है ये विपक्ष का ही नेता होता है कोई, और उनका कार्यकाल भी सिर्फ 1 वर्ष का ही होता है। तो इस तरह से सब आपको याद रखना है कि विपक्ष का नेता होता है और कार्यकाल जो है इनका 1 साल ही होता है। और इसमें क्या कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 जो होते हैं आपके राज्यसभा के होते हैं। और इनको नियुक्त कौन करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? मतलब कि अगर क्योंकि फिक्स होता है कि 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है लोकसभा का, पर उसके पहले भी कुछ कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पे उनको भंग किया जा सकता है, उसके पहले उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आपका आर्टिकल 85 बताता है, जो 85 जो होता है ये बताता है कि लोकसभा को काम से पहले, उसका मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले इसको क्या है, डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो किसके पास अथॉरिटी होती है? प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है ऐसा, या फिर राष्ट्रपति स्वतः कर सकता है राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर, यानी कि अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पर।
और अगला क्वेश्चन है, संसद या फिर विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब यदि वह बिना सदन की सूचित किए अनुपस्थित रहता है। वह अनुपस्थित रहता है सदन को सूचित किए बिना, तो कितने दिन तक अगर नहीं उपस्थित हो रहा है उसमें सदन में, या फिर वो बात चाहे संसद की हो या फिर विधानसभा की, उसको मान लिया जाए कि उसकी सदस्यता खत्म हो गई। तो 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 यानी कि 150 दिन। तो फ्रेंड्स का आंसर देखते हैं 71 का, ये होता है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री की सलाह पे, अगर प्रधानमंत्री कहे उसे कि इसको जो लोकसभा कार्यकाल चल रहा है इसको भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, भंग, उसके पास अथॉरिटी रहती है, पर ये राष्ट्रपति की सलाह पे ही करेगा, स्वतः ना कर पाएगा, या फिर ना ही प्रधानमंत्री से कर सकता है, नहीं अकेले राष्ट्रपति कर सकते हैं, दोनों मिलके ही, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पे ही राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रह रहा है कोई सदस्य, उसका संसद में भाग ही नहीं ले रहा है 60 दिनों तक लगातार बिना सूचित किए, तो उसकी सदस्यता जो होती है कैंसिल हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, या फिर कैसे हटाया जा सकता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है या फिर किसी का अथॉरिटी रहती है। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या फिर लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित होने से संपर्क द्वारा, या फिर सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फ्रेंड बात करिए लोकसभा अध्यक्ष की, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास बहुत पावर होती है, क्योंकि राज्यसभा में अगर बात किया जाए तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति सभा का सभापति होता है, और यहाँ पे तो उसी की पैरेलल पावर इसी के पास होती है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो इसको जो हटाने का प्रावधान होता है ये उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे बहुमत से सिर्फ नहीं, यहाँ पे उपस्थित जो सदस्य रहते हैं उनके 2/3 बहुमत से, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है, ऐसे इसको हटाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन, मतलब कि धन को निकालना है संचित निधि से, तो किसका नियंत्रण होता है उस पर। महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, ये सब होते हैं इनके पास, वित्त मंत्री के पास, अधिकृत मंत्री का, या फिर संसद का। बताना कि किसके पास पावर रहता है उसे पैसा निकालने के लिए। फ्रेंड्स सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ा जाएगा, फिर आगे वाले जो होंगे उसमें 25 क्वेश्चन ऐसे कराया जाएगा आपको, जिससे कि आपको एकदम सीरीज चलता रहे और अच्छे से तैयार भी होता रहे आप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि संसद के पास पावर होती है, जो संचित निधि होती है इस पर मेन पावर किसके पास होता है, संसद के पास। संसद चाहे तो इसमें पैसा निकालती है या फिर होल्ड कर सकती है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यों की विधानसभा द्वारा, राज्यों की विधान परिषद द्वारा, राज्यों की विधानसभा व विधान परिषद द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए फिर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, संविधान द्वारा, संसद द्वारा, या फिर कैबिनेट द्वारा। तो 76 का आंसर आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं 75 तक ही पढ़ाना था मुझे, पर एक एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा आप बताएंगे आप इसका आंसर क्या होगा सही। इनका सही आंसर है, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं ये राज्यों के विधानसभा व विधान परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। सही है, ऑप्शन जो आपका सी जो है सही है इसका, यानी कि राज्यों की विधानसभा व राज्य के विधान परिषद द्वारा ही चुने जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यही कि आपको समझ में आया होगा, समझ में चीज़ें आई होंगी, और अच्छे से आपको हर बात जो समझाने में चाहता था वो समझ पे आए होंगे। तो बस यही है कि आप तैयारी करते रहिए अच्छे से, और अपना जो एग्ज़ाम है आने वाले, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं जिनके, वो इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करें और अपना सिलेक्शन जो है श्योर करें। चलिए फिर से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।